गर्मी की दोपहर थी, सड़क सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। एक लड़की, त्रिशा चौहान, अपनी माँ के साथ खेतों से घर लौट रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जहां एक तरफ माँ के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, वहीं सड़क के मोड़ पर खड़ा था एक दरोगा, जिसके चेहरे पर वर्दी का नहीं, शक्ति का नशा चढ़ा हुआ था। वो मुस्कुराया, फिर आवाज लगाई, "ए लड़की, रुक जरा, बहुत जल्दी है क्या?" और यहीं से शुरू हुई एक बेटी की बेइज्जती, एक माँ की मौत और एक आईपीएस बहन की इंसाफ की लड़ाई। क्योंकि जब हद से ज्यादा जुल्म होता है तो चुप्पी भी एक दिन तूफान बन जाती है। उस दिन खेतों में फसल कट चुकी थी। त्रिशा चौहान और उसकी माँ तारा देवी ट्रैक्टर पर बैठी घर लौट रही थीं। त्रिशा कॉलेज की छात्रा जो छुट्टियों में माँ का हाथ बटाने आई थी, और उसकी बड़ी बहन अनन्या चौहान एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी। गांव से बाहर निकलते ही सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए इंस्पेक्टर साजिद खान बैठे थे। रोड के दोनों ओर दो सिपाही आने जाने वालों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। जैसे ही त्रिशा और उसकी माँ ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, साजिद खान ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा, "ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या?" त्रिशा ने ट्रैक्टर रोका और शांत स्वर में बोली, "जी साहब, हम फसल काट कर घर जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं।" साजिद ने उसकी ओर घूरते हुए ठहाका लगाया, "ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है?" त्रिशा ने जवाब दिया, "ये मेरी माँ है।" तभी एक सिपाही हंसते हुए बोला, "सर, जरूर कोई कांड करके आई हैं। इस बुढ़िया और लड़की की शक्ल देखो, चोरी चकारी की मास्टर लगती है।" बुढ़िया शब्द त्रिशा के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसकी आंखों में गुस्से की लाल चमक उतर आई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, "जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी माँ है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता।" इतने में इंस्पेक्टर साजिद खान गुस्से में आग सा भड़क उठा और गरजते हुए बोला, "अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज।" त्रिशा ने शांत होकर अपना लाइसेंस और बाकी कागज निकाल कर दे दिए, पर साजिद ने उन कागजों को बिना देखे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिए और चिल्लाया, "अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है।" त्रिशा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, "सर, हमारा चालान ही काट लीजिए, लेकिन हमारे साथ बदतमीजी न करें। हम चालान भर देंगे।" यह सुनते ही साजिद खान बेधड़क आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ त्रिशा के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सारा माहौल सन्न हो गया। त्रिशा की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी माँ तारा देवी चीख पड़ी, "ए, मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? खुदा से तो डरो।" साजिद खान ने धमकी भरे लहजे में कहा, "चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मारेंगे।" दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ हुक्म दोहराया, "बड़ी तेज बन रही है। देखो, सारी हेकड़ी निकल गई।" त्रिशा का खून उबल उठा, पर वह जानती थी कि हाथ उठाने से मामला और बिगड़ेगा। साजिद ने फिर आदेश दिया, "इन दोनों को गाड़ी के अंदर डालो और थाने ले चलो। वहां बताएंगे पुलिस की पावर क्या होती है।" सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं कि आगे बढ़कर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक नौजवान चुपचाप सारी वारदात रिकॉर्ड कर रहा था। उसे उस समय अंदाजा नहीं था कि उसका यह वीडियो बाद में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। थाने पहुंचते ही साजिद ने गरज कर कहा, "हवालात में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे।" और दोनों सिपाहियों ने माँ बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। रोती हुई तारा देवी ने कहा, "बेटी, अब क्या होगा?" त्रिशा ने माँ को गले लगाते हुए हिम्मत से कहा, "माँ, फिक्र मत करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा।" पर तारा की सांसें तंग थीं। उसकी सांस की बीमारी ने उसे परेशान कर दिया था और त्रिशा डर के मारे भागती हुई शोर मचाने लगी, "जल्दी मेरी माँ को यहाँ से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी।" पास वाले दफ्तर में टांग पर टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर साजिद खान ने त्रिशा की आवाज को नजरअंदाज किया, मगर जब चीखें बढ़ीं तो एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, "ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी?" त्रिशा ने बुरी तरह से कहा कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और उसे तुरंत बाहर निकाला जाए, लेकिन साजिद खान ने तारा देवी की तरफ देखकर क्रूरता से कहा, "यहीं मरने दे इस बुढ़िया को, वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है।" ये सुनते ही त्रिशा का गुस्सा ऐसा फूटा कि उसने थप्पड़ मार दिया। साजिद कुछ पल के लिए चौंक गया,
फिर आग बबूला होकर तृषा को पकड़कर घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले गया और डांटते हुए कहा, ऐ लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है। तृषा ने आंसुओं से भरे स्वर में जवाब दिया कि वे गैर कानूनी काम कर रहे हैं और मां का अपमान किया, इसलिए उसने ऐसा किया। पर साजिद ने उसे जोर से थप्पड़ मारकर चुप करा दिया। दूसरी कोठरी में अंधेरे से तारा देवी गुहार लगाती रहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को। पर साजिद खान केवल हंसता रहा और बोला, मर जाएगी, मरने दे साली को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा। मां के बारे में यह शब्द सुनकर तृषा के अंदर बिजली सी दौड़ गई। उसी पल उसके जहन में बड़ी बहन आईपीएस अनन्या चौहान का चेहरा चमक उठा। वह एकदम खड़ी हो गई और जोर से बोलने लगी, जो करना है कर लो, पर मेरी मां को तुरंत अस्पताल ले जाओ। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम और ये पूरा थाना जिंदगी भर इसकी सजा भुगतेगा। वर्दियां उतरवा कर रख दूंगी। साजिद खान ठहाके मारकर हंसा और घमंड से बोला, तो 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतरवाएगी? मरने दे इस बुढ़िया को, देखता हूं कौन हाथ उठाता है। फिर उसने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर कहा कि पहले बुढ़िया को संभाल लेता हूं, फिर तेरा हिसाब देखा जाएगा, और बाहर से कुंडी लगा दी। तृषा ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, खोलो, मुझे मां के पास जाना है। पर साजिद दफ्तर में शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बाहर से तारा देवी की आवाजें बढ़ीं। साजिद ने उनकी चीखों पर तानों भरी आवाज में कहा, क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं कब मरने वाली है। फिर जब वह अंधेरी कोठरी की ओर गया तो तारा देवी जमीन पर पड़ी मिली, सांसें थम चुकी थीं। साजिद कटु हंसी के साथ बोला, ए बुढ़िया, गुजर गई क्या? और फिर सोचकर मुस्कुराया कि अब जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूं, देखता हूं वह हमारी वर्दियां कैसे उतरवाएगी। उसे तड़पता देखकर ही बहुत मजा आएगा। यह कहकर इंस्पेक्टर साजिद खान घमंड से मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां उसने तृषा चौहान को बंद किया था। दरवाजे की कुंडी खोलते ही वह अंदर आया और जोर जोर से हंसने लगा। तृषा ने जैसे ही उसे देखा, वह घबराकर दौड़ती हुई उसकी ओर आई। मेरी मां की तबीयत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं, साजिद ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। उसे देखने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनते ही तृषा के शरीर से जैसे जान निकल गई। कांपती आवाज में बोली, क्या हुआ मां को? ठीक तो है ना? साजिद ठहाके लगाते हुए बोला, मर गई बुढ़िया, कोने में पड़ी है। ये शब्द सुनकर तृषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखते हुए मां मां कहती हुई अंधेरी कोठरी की तरफ दौड़ी। जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा तारा देवी जमीन पर निढाल पड़ी थीं। तृषा का दिल फट गया। वह उनके पास घुटनों के बल बैठी और कांपते हुए बोली, मां, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं, कुछ तो बोलो मां। लेकिन तारा देवी अब कुछ नहीं बोलने वाली थीं। वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थीं। तृषा की आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे और कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। इसी बीच तृषा ने बारीकी से मां से कहा, मां, एक बार जवाब दे, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। तब इंस्पेक्टर साजिद खान आया और ठठा कर बोला, ऐ छोकरी, बुढ़िया गुजर चुकी है, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तूने? वह कांस्टेबलों को आवाज लगाकर कहने लगा कि बुढ़िया को उठाकर कहीं ठिकाने लगा दो, और अगर कोई पूछे तो बता देना कि एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी से तारा देवी को उठाकर ले जाने की कोशिश की। तृषा चीखती हुई रोकने लगी, छोड़ो मेरी मां को, कहां ले जा रहे हो? पर उन लोगों ने नहीं सुना। जब तृषा पीछे जाने लगी तो इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया और तंज कसते हुए कहा, तू कहां जाने लगी है? तूने तो हमारी वर्दियां उतरवानी थी। मां की हालत देखकर उत्तेजित तृषा ने इंस्पेक्टर को गले से पकड़ लिया और चिल्लाई, तू मेरी मां का कातिल है। अब तुम्हारे सहित इस पूरे थाने का एक एक बंदा इसकी सजा भुगतेगा। साजिद खान हंस पड़ा और तंज करते हुए बोला, अरे जा रे, किससे शिकायत करेगी तू? डीएम से या एसडीएम से? सब मेरे भाई हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता मुझ पर। तृषा ने धमकी दी कि वह सच कहकर सब उलटा कर देगी तो साजिद मजाक में बोला, उफ, मैं तो डर गया, मैं मर जाऊंगा। अगर तुम मामूली भी मेरे टक्कर की होती। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो। तृषा ने आंखें चारों तरफ घुमाकर देखा कि कोई पास तो नहीं, फिर एकदम तेजी से भाग पड़ी और थाने से बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर साजिद खान ने चिल्लाकर सूचित किया, लड़की भाग गई है, पकड़ो पकड़ो। 2 सिपाही कार्यालय से बाहर दौड़े। वह ट्रैफिक के बीच से मुश्किल से भागती रही। लोगों के बीच नजरें घुमा घुमा कर किसी को फोन कर बुलाने की उम्मीद कर रही थी ताकि वह अपनी बड़ी बहन आईपीएस अनन्या चौहान को सारी सच्चाई बता सके। तभी उसकी नजर एक बड़ी गोल्ड जेवर की दुकान पर पड़ी। वह अंदर छिपते हुए दुकान में दाखिल हो गई। दुकान के मालिक मंगल सेठ ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। वह उठे, तृषा को पास बैठाया, हाथ में पानी का गिलास थमाया
और कहने लगे कि पहले चैन से बैठो, मैं तुम्हें कॉल करवा देता हूँ। तृषा हांफती हांफती पानी पीने लगी, जबकि बाहर पुलिस वाले उसकी खोज में बार बार गश्त लगा रहे थे। मंगल सेठ की नजर जब शीशे से बाहर सड़क पर पड़ी तो उसने घबराकर कहा, बाहर पुलिस आ गई है, खामोश हो जाओ। तृषा तुरंत चुप हो गई। मंगल सेठ ने धीरे से पूछा, बताओ क्या मामला है, पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? तृषा चौहान ने रोते हुए उसे सारी घटना बताई, कैसे इंस्पेक्टर साजिद खान ने उसकी मां के साथ अत्याचार किया, उसे मारा और फिर उनकी हत्या कर दी। यह सुनकर मंगल सेठ के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने पूछा, वह घटिया इंस्पेक्टर कौन था, नाम पता है? तृषा ने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में कहा, साजिद खान, इंस्पेक्टर साजिद खान। यह नाम सुनते ही मंगल सेठ का चेहरा पल भर को कठोर पड़ गया और उसने हैरानी से कहा, क्या इंस्पेक्टर साजिद खान? तृषा बोली, हाँ, लेकिन क्या हुआ? मंगल सेठ तुरंत बोला, कुछ नहीं, तुम यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। वह कमरे से बाहर गया, किसी को फोन मिलाया और धीरे धीरे कुछ बातें की। 2 मिनट बाद वह वापस आया और गंभीर स्वर में बोला, चलो यहां से तुरंत निकलना होगा, वरना पुलिस किसी भी वक्त छापा मार सकती है। तृषा ने कहा, लेकिन मुझे एक कॉल करनी है, बस एक कॉल, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। पर मंगल सेठ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया और लगभग खींचते हुए उसे गाड़ी में बैठाया। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। तृषा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे रास्ता जाना पहचाना लगने लगा, उसकी सांसें रुकती गईं। कुछ ही मिनटों में मंगल सेठ ने गाड़ी उसी थाने के बाहर रोक दी जहां से तृषा जान बचाकर भागी थी। तृषा ने हैरान होकर पूछा, यहाँ क्यों ले आए हो? मंगल सेठ का चेहरा अब बदल चुका था। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह जोर जोर से हंसने लगा। इतने में थाने से इंस्पेक्टर साजिद खान बाहर गाड़ी की तरफ आने लगा। मंगल सेठ गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर साजिद खान ने करीब आकर बोला, हाँ, ले आया है माल? मंगल मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे 2 नंबर के काम में इतना साथ देते हो तो मेरा भी कुछ हक बनता है। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तृषा चौहान गाड़ी में बैठी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि वह गलत आदमी के पास चली गई। तभी सिपाहियों ने तृषा चौहान को गाड़ी से बाहर निकाला और साजिद खान की गाड़ी में डाल दिया। साजिद खान जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। तृषा चौहान पीछे बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? बचाओ मुझे, ये इंस्पेक्टर देखो कहां ले जा रहा है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह बंद होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। साजिद खान की गाड़ी गांव से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर पहुंची, जहां सड़क के आखिर में एक पुरानी सी हवेली थी। उसने वहां गाड़ी रोकी और तृषा चौहान को गाड़ी से उतारकर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। तृषा चौहान चिल्लाने लगी, इस सुनसान जगह पर क्यों ले आए हो? छोड़ दो मुझे। लेकिन साजिद खान जबरदस्ती उसे पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। उसने एक बंद पुराने कमरे का दरवाजा खोला और तृषा को अंदर धक्का देते हुए बोला, तुम यहां रुको, रात को तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर इंस्पेक्टर साजिद खान ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और गाड़ी में बैठकर वापस पुलिस स्टेशन चला गया। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। तृषा चौहान डरी सहमी दरवाजा पीट रही थी, कोई है, कोई है। लेकिन उस सुनसान वीरान इलाके में जहां किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था, वहां उसकी आवाज कौन सुनने वाला था? वह दरवाजा पीट पीट कर थक गई और वहीं बैठ गई। तृषा चौहान की बड़ी बहन आईपीएस अनन्या चौहान काफी समय से अपनी मां तारा देवी और बहन तृषा चौहान को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। तभी अनन्या चौहान ने अपने मोबाइल से राकेश का नंबर डायल किया, जो उनका पड़ोसी था। हाँ राकेश, मेरे घर जाकर देखो तो सही, मेरी माँ का नंबर नहीं लग रहा, सब खैरियत तो है? राकेश घर से बाहर निकला और देखा कि घर पर ताला लगा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये सुनकर अनन्या चौहान बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। आईपीएस अनन्या चौहान अपनी गाड़ी में बैठी और कमांडोज की टीम के साथ अपने गांव की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती रही, कहाँ चली गई हैं वो दोनों? कुछ देर बाद अनन्या चौहान अपनी गाड़ी में कमांडोज की टीम के साथ घर के बाहर पहुंची। घर पर लगे ताले को देखा और इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। कमांडोज ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर अंदर कोई मौजूद नहीं था। अनन्या चौहान, जो खुद एक आईपीएस अफसर थी, उसने पूरे गांव में अपनी मां और बहन की तलाश शुरू कर दी
वह उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उसी थाने में पहुंची। इंस्पेक्टर साजिद खान अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था। जैसे ही उसने अनन्या चौहान की वर्दी पर लगे स्टार्स और कमांडोज को देखा, वह समझ गया कि कोई आईपीएस अफसर आई है। साजिद खान ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा, खड़ा होकर सैल्यूट मारा और बोला, जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? अनन्या चौहान बोली, मेरी माँ और बहन लापता हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, क्यों नहीं, अभी लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अनन्या चौहान बोली, तस्वीर तो नहीं, अच्छा रुको, जरा मोबाइल में देखती हूँ। वह मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओह हाँ, मिल गई, ये रही। इंस्पेक्टर साजिद खान ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही अनन्या चौहान ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, त्रिशा और तारा की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। अनन्या चौहान बोली, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। अनन्या चौहान ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ, क्या है ये सब? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। अनन्या चौहान को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। साजिद खान ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अनन्या चौहान वहां से चली गई। इंस्पेक्टर वहीं कुर्सी पर बैठा अपने सर को पकड़ने लगा। ये क्या कर दिया तुमने जावेद? वो लड़की और बुढ़िया आईपीएस अफसर की बहन और माँ थी। अब क्या करूं, क्या करूं? वो कुछ देर यूं ही सोचता रहा, फिर बोला, उस लड़की त्रिशा को भी जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। अगर वो जिंदा रही तो सब उजागर हो जाएगा और वह मुझे बर्बाद कर देगी। त्रिशा को भी ठिकाने लगाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों कहां गईं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर इंस्पेक्टर घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में बैठकर तेजी से उसी जगह की ओर निकल गया जहां उसने त्रिशा चौहान को कैद कर रखा था। अब आने वाला था कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वही वीडियो जो एक नौजवान ने तारा देवी और त्रिशा चौहान का बनाया था, जब इंस्पेक्टर साजिद खान उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले गया था। नौजवान ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। पुलिस की गुंडागर्दी, माँ बेटी पर दिन दहाड़े जुल्म, ये वीडियो आग की तरह फैल गया और अनन्या चौहान के पड़ोसी राकेश ने वो वीडियो देख लिया। उसने एक पल की भी देरी किए बिना वह वीडियो आईपीएस अनन्या चौहान को व्हाट्सएप पर भेज दिया। अनन्या चौहान ने जैसे ही वह वीडियो देखा जिसमें उसकी माँ और बहन का सड़क पर अपमान हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि उतर आई। चेहरे पर सन्नाटा था, पर अंदर एक तूफान मचल रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और सीधा थाने की ओर निकल पड़ी। कमांडोज की टीम उसके पीछे पीछे थी। हर किसी के चेहरे पर गुस्से और संकल्प की झलक थी। थाने पहुंचते ही अनन्या ने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला और चीखी, कहां है इंस्पेक्टर साजिद खान? थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी सन्न रह गया। वो लड़की जो एक सामान्य नागरिक लग रही थी, अब एक अग्निदेवी बन चुकी थी। कमांडोज ने तुरंत पूरा थाना घेर लिया और हर कमरे की तलाशी शुरू कर दी। फाइलें बिखरीं, दराजें खुलीं, रिकॉर्ड्स खंगाले गए, लेकिन ना इंस्पेक्टर साजिद खान मिला और ना ही त्रिशा और तारा का कोई सुराग। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। वो दीवार पर लगे पुलिस सम्मान बोर्ड को घूरते हुए बोली, जब वर्दी वाले ही गुनहगार बन जाए तो कानून की इज्जत कौन करेगा? उसने अपने कमांडर से कहा, साजिद खान भाग चुका है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वो जहां भी छिपा होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक केस नहीं, मेरी माँ और बहन की इज्जत का सवाल है। कमांडोज ने तुरंत ट्रैकिंग टीम को अलर्ट किया। गाड़ियां सायरन बजाती हुई सड़कों पर दौड़ पड़ी। हर चौक, हर रास्ता, हर सीसीटीवी खंगाला जाने लगा और उसी बीच एक सूचना आई। साजिद खान की गाड़ी गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते की ओर जाती देखी गई है। अनन्या की आंखों में फिर वही आग चमक उठी। उसने कहा, अब खेल खत्म, इस बार वो बचेगा नहीं, और गाड़ी तेजी से उस सुनसान हवेली की ओर निकल पड़ी। वहीं साजिद खान अब आबादी से मीलों दूर उसी सुनसान हवेली के बाहर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में नफरत और जुनून का जहर भरा था। वह पागलों की तरह त्रिशा को ठिकाने लगाने के लिए अंदर की ओर भागा। अंदर जाते ही वह चीखा, ए लड़की, मरने के लिए तैयार हो जा, अगर तू जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। इधर अनन्या चौहान और कमांडोज की टीम उसे ट्रैक करते हुए हवेली तक पहुंच चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था।
सिर्फ हवेली के भीतर से आती पदचापें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही साजिद खान ने त्रिशा की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से खुला। कमांडोज ने अंदर धावा बोल दिया और साजिद खान को वहीं जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा दी। त्रिशा चौहान सदमे और डर से कांप रही थी। वह दौड़कर अपनी बड़ी बहन अनन्या चौहान के गले लग गई और रोते हुए सब कुछ बता दिया, कैसे साजिद ने अपने पद का दुरुपयोग कर उसे फंसाने की कोशिश की। अनन्या की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। वह आगे बढ़ी, साजिद खान के सामने खड़ी हुई और बोली, वर्दी का मतलब कानून की हिफाजत करना होता है, न कि उसका मजाक उड़ाना। इसके बाद उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर त्रिशा आगे बढ़ी, आंसू पोंछते हुए बोली, यह उस हर लड़की के लिए है जिसे तुमने कमजोर समझा। और उसने भी साजिद के चेहरे पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। कमांडोज उसे उठाकर ले गए। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरणें फैलने लगीं, जो इस बात का संकेत थीं कि सच्चाई की जीत एक बार फिर हो चुकी थी। अनन्या चौहान ने उन सभी पुलिस वालों की वर्दी उतरवा दी जिन्होंने उसकी मां और बहन के साथ जुल्म किया था। हर एक आरोपी को कानून के सामने घुटनों के बल झुकना पड़ा। जिस सत्ता के घमंड में उन्होंने मासूमों की चीखों को दबा दिया था, आज वही सत्ता उनके खिलाफ सबूत बनकर खड़ी थी। अनन्या ने अपनी मां से किया वादा निभाया, मैं न्याय लाकर रहूंगी, चाहे पूरी व्यवस्था से ही क्यों न लड़ना पड़े। और उसने साबित कर दिया कि जब एक औरत ठान ले तो उसके हौसले किसी तोप या तलवार से कम नहीं होते। उस दिन हवेली की खामोशी टूटी और इंसाफ की गूंज हर ओर फैल गई। त्रिशा चौहान ने बहन का हाथ थामा और कहा, दीदी, आपने सिर्फ मेरा नहीं, हर उस लड़की का बदला लिया है जिसे कभी किसी ने डराने की कोशिश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अन्याय, शक्ति का घमंड और सत्ता का दुरुपयोग ज्यादा देर तक नहीं टिकता। झूठ और जुल्म चाहे जितना ताकतवर क्यों ना लगे, सच्चाई और इंसाफ आखिरकार जीत ही जाते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ऐसी कहानियों के जरिए आपको न्याय, साहस और इंसानियत जैसे मूल्यों की याद दिलाई जाए। हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है, कभी उम्मीद का, कभी सच्चाई के हक में खड़े होने का और कभी अपने डर का सामना करने का। इस कहानी का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता फैलाना है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगर आप त्रिशा चौहान की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक कमेंट, लाइक या शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। याद रखिए, सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो डटा रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।